शहर के शोर शराबे से दूर ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसी नीलगढ़ रियासत का अपना ही दबदबा था। यहाँ की ठंडी हवाओं में भी वहाँ के रसूखदार ठाकुरों के कड़े नियमों की गंध आती थी। पूरे इलाके में ठाकुर पृथ्वी सिंह के नाम का खौफ और सम्मान दोनों था। इसी हवेली के बाहरी दालान में आज जश्न का शोर धीरे धीरे दम तोड़ रहा था, लेकिन कमरे के भीतर बैठी अंजू के दिल का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अंजू, जो एक बेहद सिंपल और छोटे से गांव की रहने वाली थी, उसे तो ठीक से ये भी नहीं पता था कि फेरों और इस गठबंधन के असली मायने क्या होते हैं। उसे बस इतना याद था कि उसकी चाची ने उसे लाल रंग का भारी जोड़ा पहनाया था, आंखों में काजल डाला था और सिर पर भारी दुपट्टा ओढ़ाकर इस सजे धजे कमरे में बिठा दिया था। आज ये कमरा उसे किसी कैद खाने से कम नहीं लग रहा था। वो कमरे के कोने में बने बड़े से नक्काशीदार पलंग पर सिमटी बैठी थी, जहां गुलाब की पंखुड़ियों की तेज महक उसका दम घोट रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई और उसका पूरा वजूद कांप उठा। अंकित, जिसकी कद काठी और रसूख के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे, कमरे में दाखिल हुआ। अंकित ने दरवाजा बंद किया और अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। अंजू ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से मींच ली। अंकित ठीक उसके सामने आकर रुका। उसकी प्रभावशाली शख्सियत का साया अंजू पर पड़ रहा था। सिर उठाओ अंजू, अंकित की आवाज में एक खास तरह की भारीपन था, जो हुक्म भी था और सवाल भी। अंजू ने कांपते हुए धीरे से सिर उठाया। उसके मासूम चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिख रहे थे। अंकित ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी नजरें अंजू के बेतरतीब तरीके से पहने हुए लिबाज और उलझे हुए दुपट्टे पर रुकी। क्या तुम्हें ये पोशाक ठीक से संभालनी भी नहीं आती? अभी तुम्हें पीरियड भी ठीक से नहीं आते होंगे। उसने अचानक एक ऐसा सवाल किया जिसने अंजू को सुन्न कर दिया। उसे शायद उन शहरी कपड़ों और तौर तरीकों की समझ ही नहीं थी। अंकित ने एक गहरी सांस ली और उसके करीब बैठ गया। इतनी कम उम्र में हो तुम, मुझे लगता है तुम्हें तो अभी दुनियादारी की समझ भी नहीं होगी। मेरे पिता ने इतनी छोटी सी लड़की को मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। उसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। अंजू की सिसकियां बंध गईं। उसे लगा जैसे वो किसी इम्तिहान में फेल हो गई हो। अब रो क्यों रही हो? पत्नी हो तुम मेरी। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। अंकित ने उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। अंजू के होंठ कपकपाए। आवाज बड़ी मुश्किल से निकली। जी, मुझे सच में ये सब पहनना नहीं आता। चाची ने लाकर दिया था पर मैंने कभी इसे पहना ही नहीं। मुझे डर लगता है ये बहुत तंग था। उसकी सादगी और मासूमियत अंकित के दिल पर किसी तीर की तरह लगी। उसकी आंखों की सख्ती थोड़ी कम हुई। तुम्हारी चाची ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? अंजू ने ना में सिर हिलाया। वो कहती थी कि वक्त के साथ सब आ जाएगा। अंकित के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रेंग गई। वक्त तो अब आ गया है अंजू। अगर कोई चीज नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे छोड़ दो। सिखाने वाला भी तो होना चाहिए ना। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अंजू के बालों में लगी पिनें निकालना शुरू किया, जिससे उसके काले बाल कंधों पर बिखर गए। अंजू की सांसें जैसे थम सी गई। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि खुद को कैसे संवारा जाता है और इन परिधानों को कैसे पहना जाता है। अंकित की आवाज अब मखमली हो चुकी थी। वो धीरे से उसके करीब आया। उसकी नजदीकी से अंजू के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। अंकित के हाथ अंजू के रेशमी लिबास पर रेंगने लगे। अंजू ने घबराकर उसका हाथ रोकना चाहा, लेकिन अंकित की पकड़ नरम मगर मजबूत थी। डरना बंद करो, अब हम एक बंधन में हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अंकित ने बड़ी नजाकत से उसके कंधे से दुपट्टा और लिबास की तहों को ठीक करना शुरू किया। अंजू ने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली और आंखें मूंद ली। जब ठंडी हवा उसके कंधों से टकराई तो वो सिहर उठी। अंकित ने उसे खुद के करीब किया। उसकी सांसों की गर्मी अंजू की गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने धीरे से अपनी नजदीकी बढ़ाई। अंजू के मुंह से एक दबी दबी सिसकी निकली और उसके हाथ खुद ब खुद अंकित के कंधों पर जम गए।
अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अंजू। अंकित ने उसके कान के पास सरगोशी की। कमरे की मध्यम रोशनी उनके बदलते हुए रिश्तों की गवाह बन गई। इन ऊंचे पहाड़ों और दूर दराज के गांव में कानून कचहरी से नहीं, बल्कि हवेली के चबूतरे से चलता था। वहां सिर्फ एक ही नाम का सिक्का चलता था, ठाकुर पृथ्वी सिंह। लेकिन अब ये मान सम्मान और ये दबदबा एक नए वारिस को मिलने वाला था। पृथ्वी सिंह का एक ही बेटा था, अंकित, जो अब इस पूरे इलाके में अपने पिता की तरह ही ताकतवर बनकर उभरा था। अंकित का व्यक्तित्व ऐसा था कि बड़ी बड़ी सभाओं में जब वो बोलता तो लोग अपनी सांस रोककर सुनते थे। उसके नाम से ही दुश्मनों के मन में डर बैठ जाता था। उसने बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिता का रसूख और काम करने का तरीका देख लिया था। बचपन से ही राजसी ठाट बाट में पलने के कारण उसके स्वभाव में एक गर्व और रौब आ गया था। जहां वहां अपने दुश्मनों के लिए बहुत कठोर था, वही अपनों के लिए उसका दिल मोम की तरह नरम भी था। अंकित अपनी पुरानी परंपराओं को मानने के साथ साथ नई दुनिया की समझ भी रखता था। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से वापस लौटा तो ठाकुर पृथ्वी सिंह को लगा कि अब सही समय है कि वो सारी जिम्मेदारियां अपने जवान बेटे के कंधों पर डाल दें। एक बहुत बड़े आयोजन में अपने कबीले और खास मेहमानों के सामने पृथ्वी सिंह ने अपने बेटे का तिलक कर दिया। अब खानदान की वो भारी पगड़ी अंकित के सिर पर सजी थी, और उस दिन के बाद से अंकित का फैसला ही पत्थर की लकीर माना जाने लगा। उसके शब्दों के आगे किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन इस बड़ी और आलीशान हवेली की चार दीवारी के भीतर एक और दुनिया भी थी, जिसकी कहानी थोड़ी अलग थी। ठाकुर पृथ्वी सिंह के एक बहुत करीबी और छोटे भाई जैसे मित्र थे, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का स्वभाव पृथ्वी सिंह से बिल्कुल अलग था। वो बहुत ही सीधे और शांत इंसान थे, लेकिन जिंदगी ने उनका साथ नहीं दिया और वो अपनी इकलौती बेटी अंजू के बचपन में ही चल बसे। पिता की मौत के बाद अंजू की माँ को उनके मायके वाले ले गए और जल्दी ही उनकी दूसरी शादी कर दी गई। इस तरह अंजू एक ही पल में पिता के साए और माँ की ममता दोनों से दूर होकर पूरी तरह अनाथ हो गई। इसके बाद अंजू को ठाकुर पृथ्वी सिंह की हवेली लाया गया। वो इसी हवेली के बड़े बड़े आंगनों में पलने बढ़ने लगी। उसकी देखरेख का सारा जिम्मा पृथ्वी सिंह की पत्नी राजेश्वरी देवी ने ले लिया। राजेश्वरी देवी अंजू की चाची तो थी, लेकिन उनके दिल में प्यार से ज्यादा कड़ाई और हुकूमत थी। हवेली की औरतों और नौकरों पर उनका इतना खौफ था कि जब वो बोलती तो सामने वाले के पसीने छूट जाते थे। अंजू स्वभाव से ही बहुत नाजुक, डरी सहमी और भावुक लड़की थी। अनाथ होने के दुख ने उसे और भी शांत बना दिया था। वो अपनी चाची से बहुत ज्यादा डरती थी। राजेश्वरी देवी की ऊंची आवाज सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में या हवेली के उन हिस्सों में बिताती थी जहां चाची का आना जाना कम हो। वो उनके सामने आने से बचती और उनके हर हुक्म को बिना कुछ कहे मान लेती थी। वक्त गुजरता गया और अब अंजू 18 साल की हो चुकी थी। अभी उसने बचपन की दहलीज पार ही की थी कि उसकी जिंदगी का एक और बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया। खानदान की सबसे बड़ी और कड़ी परंपरा यह थी कि बेटियों की शादी कभी खानदान या बिरादरी से बाहर नहीं की जाती थी, और बड़े ठाकुरों के लिए तो ये नियम और भी सख्त थे। अंकित, जिसका तिलक हो चुका था और जो अब पूरे कुनबे का मुखिया था, उसके लिए खानदान में कोई और योग्य रिश्ता नहीं था। दूसरी तरफ अंजू की जिम्मेदारी भी इसी हवेली पर थी। ऐसे में परंपरा की बेड़ियों ने इन दो बिल्कुल अलग इंसानों को एक बंधन में बांधने का फैसला कर लिया। अंकित चाहे कितना भी पढ़ लिख गया था, पर वो अपने पिता के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसके लिए अपनी मान मर्यादा और परंपरा को बचाना ही सबसे बड़ा काम था। उसने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप अंजू से शादी के लिए हाँ कर दी। सच तो यह था कि अंकित ने आज तक अंजू को कभी आंख भरकर देखा भी नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसकी इतनी बड़ी हवेली के किसी कोने में एक अनाथ लड़की भी रहती है, जो उसके पिता के दोस्त की आखिरी निशानी है। वो कैसी दिखती है, क्या सोचती है, अंकित को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था।
इसके 2 कारण थे। एक तो ये कि वो बहुत समय तक पढ़ाई के लिए शहर में रहा और दूसरा ये कि अंजू हमेशा खुद को सबसे छिपा कर रखती थी। अंकित बहुत समय तक पढ़ाई के लिए शहर में रहे थे और जैसे ही वे वापस लौटे उन्हें खानदान का मुखिया बना दिया गया। इसके बाद तो पंचायत के फैसले, जमीनों के लफड़े और इलाके की दूसरी समस्याओं को सुलझाने में उनका इतना समय निकल जाता कि उन्हें घर वालों से और खासकर हवेली की औरतों से मिलने का समय ही न मिलता। आज पूरी हवेली रोशनी से नहाई हुई थी और शहनाइयां गूंज रही थी क्योंकि आज अंकित और अंजू की शादी हो चुकी थी। हवेली के बाहरी हिस्से में ठाकुर पृथ्वी सिंह का सीना खुशी से चौड़ा हो गया था। वे आज बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने दिवंगत मित्र विक्रम सिंह को दिया वचन पूरा कर लिया था। उन्होंने अपने मित्र की बेटी को बेसहारा होने से बचाकर अपने घर की बहू और अपने इकलौते बेटे की पत्नी बना लिया था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा दिया है। रात जब गहरी हुई और हवेली का शोर शराबा कुछ कम हुआ तो अंकित भारी कदमों के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसे आज की रात के लिए खास तौर पर सजाया गया था। जब वे कमरे के अंदर आए और दरवाजा बंद किया तो उनकी नजर सामने पलंग पर पड़ी। वहां एक छोटी सी जान लाल जोड़े में सिमटी हुई कांप रही थी। अपनी इतनी कम उम्र की दुल्हन को देखकर अंकित के मन में अजीब से ख्याल आने लगे। वो जो बाहर की दुनिया के लिए एक कड़क ठाकुर थे, इस मासूम कली को देखकर भीतर से पिघल से गए। उन्होंने धीरे धीरे चलकर उसके पास खड़े होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अंजू ने डरते डरते सिर उठाया तो उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अंकित की तेज नजरों ने तुरंत भांप लिया कि अंजू ने जो कपड़े पहने हैं उन्हें पहनने का तरीका उसे पता ही नहीं है। चाची के दबाव और डर से अंजू ने वो सब पहन तो लिया था जो उसे दिया गया था, लेकिन वो उन कपड़ों को पहनने के ढंग से बिल्कुल अनजान थी। अंकित एक समझदार लड़का था, उनसे अंजू की ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने आदेश भरी मगर धीमी आवाज में कहा, सिर उठाओ अंजू। अंजू ने कांपते हुए सिर उठाया। क्या तुम्हें इसे ठीक से पहनना नहीं आता? अंकित की आवाज में हैरानी थी। अंजू का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। अंकित ने एक लंबी सांस ली और बिस्तर के कोने पर उसके पास बैठ गए। मुझे तो लगता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो। मेरे पिता ने अपने दोस्त की बेटी से मेरी शादी करके अपना फर्ज तो पूरा कर दिया, लेकिन तुम्हें तो अभी खुद को संभालना भी नहीं आता। अंजू की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसका मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अब रो क्यों रही हो? पत्नी हो तुम मेरी। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अंकित ने थोड़ी सख्ती मगर अपनेपन के साथ उसका चेहरा ऊपर किया। अंजू कांपते होठों के साथ सिसकियां लेते हुए बोलने लगी, जी, मुझे सच में वो पहनना नहीं आता। चाची ने लाकर दी थी पर मैंने कभी पहनी नहीं थी। मुझे उससे डर लग रहा था क्योंकि वो बहुत तंग थी। उसकी मासूमियत और सच्चाई अंकित के दिल में उतर गई। उनका सारा गुस्सा और कड़कपन जैसे हवा में गायब हो गया। अंकित के होठों पर एक गहरी और प्यारी मुस्कान आ गई। इधर आओ। अंकित ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इसे कैसे पहना जाता है और खुद का ध्यान कैसे रखा जाता है। ये कहते हुए वे अंजू के करीब आए और बहुत सावधानी से उसे बिना डराए धीरे धीरे उसके कपड़ों को ठीक करने लगे और प्यार से उसकी गर्दन को छुआ। अंजू के लिए ये सब नया और घबराहट वाला था, लेकिन अंकित आज रात एक सख्त ठाकुर नहीं बल्कि अपनी इस नन्ही दुल्हन के रखवाले और पति थे। अगली सुबह पहाड़ों की ठंडी हवा हवेली के बरामदों में आ चुकी थी। सूरज की पहली किरण जब अंकित के बड़े कमरे की खिड़कियों से अंदर आई तो अंजू पहले ही जाग चुकी थी। रात के वे डरे हुए पल, अंकित का वो प्यार और उनकी वो धीमी आवाज अंजू के दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो आदमी जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता है कल रात उसके साथ कितनी नरमी से पेश आया। उसने धड़कते दिल के साथ अपने बगल में सोते हुए अंकित को देखा। नींद में भी उनके चेहरे पर एक अलग ही रौब था। उनकी चौड़ी पेशानी और मजबूत चेहरा
उनकी सख्त शख्सियत की पहचान थे। अंजू ने जल्दी से नजरें हटा ली, कहीं वे जाग न जाए। हवेली के पुराने और कड़े नियमों में पली बढ़ी अंजू की आदत थी कि अगर वो देर से उठी तो चाची गुस्सा करेंगी। अंजू के मन में डर था कि यदि राजेश्वरी जी जाग गई और उसे सोता हुआ पा लिया तो वे पूरी हवेली सिर पर उठा लेंगी। उसने दबे कदमों से बिस्तर छोड़ा और हाथ मुंह धोकर सादा मगर नया हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना। शादी के बाद होने वाली बड़ी पार्टी में अभी पूरा 1 हफ्ता बाकी था, इसीलिए चाची का सख्त हुक्म था कि तब तक कोई भारी जोड़ा या गहने नहीं पहने जाएंगे। गीले बालों को तौलिए से सुखाती हुई जब वो कमरे में वापस आई तो अंकित जाग चुका था। वो तकिए के सहारे बैठा गहरी और गंभीर नजरों से उसे ही देख रहा था। अंजू के कदम वहीं थम गए। गीले बालों से टपकता पानी उसकी गर्दन को भिगो रहा था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अंकित की भारी आवाज कमरे के शांत माहौल में गूंजी। वो जी सुबह हो गई है ना, चाची नाराज होंगी अगर मैंने देर कर दी तो। अंजू ने नजरें झुकाए कांपती आवाज में जवाब दिया। अंकित ने एक लंबी सांस ली और बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। वो चिल्लाते हुए बिल्कुल उसके करीब आकर रुका। अंजू ने डर कर आंखें बंद कर ली। अंकित ने अपना मजबूत हाथ उसके गीले बालों पर रखा और गंभीर लहजे में बोला, मेरी तरफ देखो अंजू। उसने सहम कर सिर उठाया। अंकित की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कान खोलकर सुन लो, तुम अब उस अनाथ सिपाही की बेटी नहीं हो जिस पर हवेली का हर शख्स हुक्म चलाए। तुम मेरी पत्नी हो, अंकित सिंह की जीवन संगिनी। इस हवेली की छोटी ठकुराइन हो तुम। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि माँ जी से भी नहीं। लेकिन उनकी बात को टालना मत, समझी तुम? अंजू ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। हालांकि उसका दिल जानता था कि चाची का डर उसकी नस नस में दौड़ता था। अंकित उसे एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखकर तैयार होने चले गए। अंजू ने चैन की सांस ली और जल्दी से दुपट्टा सिर पर टिकाकर कमरे से बाहर निकल आई। हवेली का निचला हिस्सा हमेशा की तरह नौकरों की भागदौड़ और कामों की आवाज से गूंज रहा था। राजेश्वरी जी अपने खास सोफे पर बैठी थी जो हवेली के बीचों बीच आंगन में रखा गया था, जहां से पूरे घर पर नजर रखी जा सके। उनके हाथ में चाय का कप था और चेहरे पर वही कड़कपन था जो उनकी पहचान थी। जैसे ही अंजू सीढ़ियां उतरकर नीचे आई, राजेश्वरी देवी की तेज नजरों ने उसे घेर लिया। अंजू के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। वो जानती थी कि ये सामना आसान नहीं होगा। आ गई नवाबजादी, राजेश्वरी जी की कड़की आवाज ने आंगन की शांति को चीर दिया। सफाई कर रहे नौकर सहम कर अपने कामों में लग गए। अंजू ने करीब आकर नजरें झुकाई और प्रणाम किया। प्रणाम चाची जी, जीती रहो। राजेश्वरी देवी ने कप को प्लेट पर पटका जिससे चाय की कुछ बूंदें बाहर छलक गई। मैं तो समझी थी कि बड़े ठाकुर की बहू बनकर तुमने संस्कार ही छोड़ दिए होंगे। कल रात शादी क्या हुई, तुम तो हवेली के नियम ही भूल गई। ये कौन सा वक्त है उठने का? वो मैं अंजू के होंठ कपकपाए, शब्द गले में ही अटक गए। राजेश्वरी देवी अपनी जगह से उठी और अंजू के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में नफरत और हुकूमत की एक अजीब सी झलक थी। देखो अंजू, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पार्टी 1 हफ्ते बाद है और तब तक तुम कोई महारानी नहीं हो। ये नए कपड़े और ये नखरे अगले हफ्ते के लिए बचा कर रखो। अंकित तो मर्द है, वो अपने काम और अपनी बैठकों में बिजी हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इसी हवेली में रहना है और मेरी आंखों के सामने रहना है। जाओ, जाकर किचन में देखो नाश्ते का क्या हाल है। आज ठाकुर पृथ्वी सिंह के साथ इलाके के कुछ और बड़े लोग भी आ रहे हैं। अंजू की आंखों में आंसू तरने लगे। उसका मन किया कि चीख कर कहे कि अंकित ने उसे अब ये सब करने से मना किया है, लेकिन उसे बरसों से चुप रहने की आदत थी। वो चुपचाप मुड़कर किचन की तरफ जाने लगी कि अचानक सीढ़ियों से उतरते भारी कदमों की आवाज ने पूरे आंगन का माहौल बदल दिया। अंजू, वहीं रुक जाओ, अंकित की गरजदार आवाज गूंजी। राजेश्वरी देवी के चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ गया, लेकिन तुरंत ही उन्होंने एक झूठी मुस्कान चेहरे पर सजा ली। अंजू पत्थर की तरह वहीं रुक गई थी।
ठाकुर अंकित सिंह सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहे थे। उन्होंने गहरे नीले रंग के कुर्ते पर काली जैकेट पहन रखी थी, सिर पर पगड़ी सजी थी और उनके जूतों की आवाज उनके रौब को साफ बता रही थी। वे सीधा राजेश्वरी देवी के पास आए। माँ जी प्रणाम, अंकित ने सम्मान के साथ मगर एक गरिमापूर्ण दूरी रखते हुए कहा। जीते रहो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हारी तरक्की और रुतबा हमेशा सलामत रखे। राजेश्वरी देवी ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए ढेर सारी दुआएं दे दी, मगर उनकी नजरें बार बार अंजू की तरफ उठ रही थी। अंकित ने मुड़कर अंजू को देखा, जो अभी तक डर से कांप रही थी। उन्होंने दोबारा राजेश्वरी देवी की तरफ देखा। उनके लहजे में अब बदलाव आ चुका था। अंकित के स्वर में वो नरमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा फैसला था जिसे टाला नहीं जा सकता था। माँ जी, मैं जानता हूँ कि आपने अंजू को अपनी बेटी की तरह पाला है और उसे संस्कार दिए हैं, लेकिन अब ये उस दिवंगत मित्र की छोटी सी बच्ची नहीं रही। ये मेरी इज्जत है, अंकित सिंह की पत्नी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी अब इस हवेली के कामों में परेशान हो। घर में नौकर चाकर मौजूद हैं, वे अपना काम अच्छी तरह जानते हैं। अंजू का स्थान अब यहाँ रसोई में नहीं, मेरे साथ है। शादी की पार्टी में भले ही एक हफ्ता हो, लेकिन शादी तो हो चुकी है और हमारे कुल के नियमों में शादी के बाद पत्नी का स्थान सबसे ऊपर होता है। राजेश्वरी देवी के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमकने लगी। हालांकि मौसम काफी ठंडा था, उन्हें अंकित से इस तरह के दो टूक जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ अंकित बेटा, तुम सच कह रहे हो। मैं तो बस इसे घर के कामों की देख रेख के बारे में बता रही थी। यह तो मेरी अपनी बेटी जैसी है, तू चिंता मत कर, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। अंकित ने एक गहरी नजर अपनी माँ पर डाली, जैसे वे उनके दिल का हाल जान गए हों, मगर उन्होंने आगे कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वे चलते हुए अंजू के पास आए। उनके करीब आते ही अंजू के दिल की धड़कनें एक बार फिर बेकाबू होने लगी। अंकित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंजू के कांपते हुए ठंडे हाथ को अपने गर्म और मजबूत हाथ में थाम लिया। आंगन में मौजूद सभी नौकर ये देखकर हैरान रह गए। आज तक इस हवेली की किसी बड़े ठाकुर ने अपनी पत्नी को सबके सामने इस तरह सम्मान नहीं दिया था। पिताजी ने आज एक बहुत बड़ी सभा बुलाई है। अंकित ने अंजू की आंखों में झांकते हुए धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। इलाके का एक बहुत पुराना और खूनी झगड़ा है, जिसे आज हर हाल में सुलझाना है। मुझे आने में देर हो जाएगी, हो सकता है शाम हो जाए या रात भी गहरी हो जाए। अंजू ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनजानी सी चिंता थी। अंकित के लिए ये चिंता एक बिल्कुल नया और सुखद एहसास था। तुम्हें मेरे आने तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। अंकित का ये वाक्य अंजू के लिए एक आदेश भी था और उसे चाची के कड़वे तानों से बचाने वाली एक ढाल भी। और सुनो, मेरा इंतजार करना, ये आखिरी शब्द अंकित ने इतनी धीमी आवाज में कहे कि सिर्फ अंजू ही सुन सकी। उसके गालों पर शर्म की लाली दौड़ गई। अंकित ने उसका हाथ छोड़ा और अपने अंगरक्षकों के साथ हवेली के मेन दरवाजे से बाहर निकल गया। उनके जाते ही हवेली के वातावरण में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, मगर ये सन्नाटा अंजू के लिए अब उतना डरावना नहीं था जितना कुछ देर पहले था। राजेश्वरी देवी ने गुस्से से पैर पटका और बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। अंजू भी सीढ़ियां चढ़कर वापस अपने यानी अंकित के कमरे में आ गई। उस दिन हवेली का माहौल बिल्कुल बदला बदला सा था। नौकरानियां, जो पहले अंजू को एक अनाथ बच्ची समझकर सामान्य व्यवहार करती थी, आज उसे छोटी ठकुराइन कहकर बुला रही थी और सिर झुकाकर गुजर रही थी। अंजू को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। वो बार बार खुद को चिकोटी काट कर देखती कि कहीं वो नींद में तो नहीं। कमरे में अकेले रहते हुए उसे बार बार अंकित की याद आ रही थी। उनका वो रौब, उनकी वो सुरक्षा देने वाली पकड़ और उनकी आंखों में छिपी वो नरमी जिसे सिर्फ अंजू ने ही महसूस किया था। उसने सारा दिन अंकित की चीजों को सजाने, उनके कपड़े सहेजने और कमरे को व्यवस्थित करने में बिता दिया। ये सब उसके लिए नया था। उसे अपने आप में एक बदलाव महसूस हो रहा था। एक ऐसी स्त्री का गर्भ जो अपने पति के संरक्षण में खुद को सुरक्षित महसूस करती है।
वक्त बीतता रहा, सूरज पश्चिम के पहाड़ों के पीछे छिपने लगा और हवेली के आंगन में शाम का अंधेरा गहरा होने लगा। ठंडी हवाएं कमरे की खिड़कियों से टकराने लगी। अंजू ने एक मोटी शॉल अपने चारों ओर लपेटी और खिड़की के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। नीचे हवेली का मेन दरवाजा उसकी नजरों के सामने था। वो जानती थी कि सभा के फैसले कभी-कभी बहुत लंबे और खतरनाक हो जाते हैं, खासकर जब बात खून खराबे वाले झगड़ों की हो। उसका दिल एक अनजाने डर और शंका में डूबने लगा। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। उसके दिल में अपने आप अंकित के लिए दुआ निकली। ये पहला मौका था जब उसने किसी के लिए इस तरह चिंतित होकर प्रार्थना की थी। रात का अंधेरा और गहरा हो गया। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हर तरफ सन्नाटा था। अंजू की आंखें दरवाजे पर जमी थी कि अचानक दूर से आती गाड़ियों की तेज रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। एक के बाद एक गाड़ियां हवेली के मेन अहाते में दाखिल हुई और ब्रेक की आवाज के साथ रुक गईं। अंजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की के शीशे से नीचे झांका। अंजू ने खिड़की के शीशे से अपना माथा टिका दिया। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और अंकित अपने उसी रौब और अंदाज के साथ बाहर निकले। उनके कपड़ों पर धूल जमी थी और चेहरे पर थकान दिख रही थी, पर उनकी चाल में वही राजसी ठाठ था। उसने अचानक ऊपर अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखा। अंजू जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन वो जानती थी कि अंकित ने उसे देख लिया है। अंकित के कदम अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे और अंजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कैसा रिश्ता था? जिस इंसान से कल तक वो मौत की तरह डरती थी, आज उसी के कदमों की आहट उसके अंदर जिंदगी की एक नई लहर दौड़ा रही थी। इंतजार खत्म हो चुका था और उसके पति वापस आ गए थे। हवेली में शादी की पार्टी की तैयारियां जोरों पर थी। हर तरफ रोशनी और सजावट की बरसात थी। टेंट लग चुके थे और पकवानों की खुशबू से पूरा इलाका महक रहा था। अंजू के लिए ये सब किसी जादुई सपने जैसा था। अंकित की नरमी और उनके साथ ने अंजू के अंदर बरसों से जमी बर्फ को पिघला दिया था। उसने तो अभी डर छोड़कर खुलकर सांस लेना और जीना सीखा ही था, मगर किस्मत को शायद अंजू के होठों पर आई ये नई नई मुस्कुराहट पसंद नहीं आई। पार्टी में अभी सिर्फ 2 दिन बाकी थे जब हाईवे से आने वाली एक मनहूस खबर ने हवेली की खुशियों को मातम में बदल दिया। खबर आई कि अंकित की गाड़ी खाई में गिर गई है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि वो तूफान था जिसने हवेली की सारी रौनक एक पल में राख कर दी। अंजू, जो अपने कमरे में अंकित के लिए अपने हाथ से प्रेस किए हुए कपड़े अलमारी में सजा रही थी, ये खबर सुनते ही पत्थर की मूरत बन गई। उसके हाथों से कपड़े छूटकर जमीन पर गिर गए। वो जिंदा तो थी, पर उसे लगा जैसे किसी ने उसे उसी पल जिंदा दफन कर दिया हो। उसका दम घुटने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी। हवेली का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। ठाकुर पृथ्वी सिंह, जिनका रौब पूरे राज्य में माना जाता था, ये खबर सुनते ही जैसे एक ही रात में 10 साल बूढ़े हो गए। उनकी कमर झुक गई और उनकी वो कड़क आवाज अब कांप रही थी। वे फौरन अपने आदमियों के साथ अस्पताल की तरफ रवाना हो गए, जबकि घर की औरतों को हवेली में ही रहने को कहा गया। डॉक्टरों ने अंकित की हालत को बहुत चिंताजनक बताया था। उनके सिर पर गहरी चोटें आई थी और बहुत खून बह चुका था। अगले 48 घंटे बहुत जरूरी थे। डॉक्टरों के इस एक शब्द ने सबकी सांसें रोक दी थी। नीचे आंगन में राजेश्वरी देवी की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो जो हमेशा एक रानी की तरह सिर उठाकर चलती थी, आज जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उनका सिर से दुपट्टा खिसक चुका था और वो अपने इकलौते बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। अंजू, जिसके अपने आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, हिम्मत करके राजेश्वरी देवी के पास आई। वो चाहती थी कि इस दुख की घड़ी में अपनी चाची का सहारा बने। उसने डरते डरते अपना हाथ राजेश्वरी देवी के कंधे पर रखा। चाची जी, हौसला रखिए, भगवान अंकित जी को कुछ नहीं होने देंगे। अंजू की आवाज सिसकियों में खो गई थी। राजेश्वरी जी ने जैसे ही अंजू की आवाज सुनी, उनके अंदर का सारा दुख एक भयानक गुस्से में बदल गया। उन्होंने झटके से अंजू का हाथ हटा दिया और खड़ी हो गई।
उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और उनमें अंजू के लिए सिर्फ नफरत भरी थी। मेरे करीब मत आना तुम। राजेश्वरी देवी की चीख से पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। तुम मनहूस हो। हाँ, तुम काली परछाई हो जिसने कदम रखते ही मेरे हंसते बसते घर को खंडहर बना दिया। अंजू डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। पहले अपनी मनहूसियत से अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरे शेर जैसे जवान बेटे को भी निगलने चली है। जब से तुम्हारा इस घर में कदम पड़ा है, मेरी हवेली पर मनहूसियत के साए छा गए हैं, जो शायद अब कभी खत्म नहीं होंगे। राजेश्वरी देवी अपने सीने पर हाथ मारते हुए रो रही थी और उनका हर शब्द अंजू के दिल पर खंजर की तरह वार कर रहा था। न जाने ठाकुर पृथ्वी सिंह की बुद्धि पर कौन सा पर्दा पड़ गया था कि उन्होंने तुम जैसी अनाथ और अशुभ लड़की को मेरे बेटे की जिंदगी में शामिल कर दिया। वो ठाकुरों का ठाकुर, इतनी ऊंची शान, जिसके लिए मैंने कितने बड़े घरानों की लड़कियां देखी थी, और उन्होंने न जाने क्यों इतना छोटा रिश्ता जोड़ दिया। खा गई तुम मेरे लाल को। राजेश्वरी देवी रोते रोते निढाल होकर सोफे पर गिर गई। बाकी नौकरानियां फौरन उन्हें संभालने दौड़ी, मगर किसी ने अंजू की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। वो वहां अकेली किसी अपराधी की तरह खड़ी थी। राजेश्वरी देवी के शब्दों ने उसके अंदर उस अनाथ होने के दुख को फिर से जगा दिया था, जिसे अंकित के प्यार ने कुछ समय के लिए सुला दिया था। अंजू रोती हुई सीढ़ियां चढ़कर वापस अंकित के कमरे में आ गई और दरवाजा बंद करके वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ अस्पताल के विशेष वार्ड के बाहर एक अलग ही जंग जारी था। ठाकुर पृथ्वी सिंह कांच के पीछे से अपने जवान बेटे को मशीनों और पाइपों के बीच देख रहे थे। तभी उनका सबसे खास और वफादार साथी सुरेंद्र तेजी से उसके पास आया। उनके चेहरे पर गुस्सा था और सांसें फूल रही थी। ठाकुर साहब, सुरेंद्र ने फुसफुसाते हुए मगर कांपती आवाज में कहा, ये कोई हादसा नहीं था, हमने गाड़ी की जांच करवा ली है, ब्रेक की तारें काटी गई थी और जिस ट्रक ने टक्कर मारी वो जानबूझकर घात लगाए खड़ा था। यह सीधा सीधा जान लेने के लिए हमला किया गया था, जिसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। ठाकुर पृथ्वी सिंह की आंखों में जैसे खून उतर आया। उनके बूढ़े मगर मजबूत हाथों की मुट्ठियां खींच गईं। किसने की है ये हिम्मत? पृथ्वी सिंह की आवाज में वो गरज थी जिसने अस्पताल के गलियारे में खड़े सुरक्षा कर्मियों के रोंगटे खड़े कर दिए। साहब, ये उसी गुट का काम है जिसके खिलाफ अंकित भैया ने उस दिन सभा में फैसला सुनाया था। रणविजय के लोगों ने अपने अपमान का बदला लिया है। हमारे लड़कों का खून उबल रहा है, बस आपका एक इशारा चाहिए। रातों रात उनकी हवेलियां मिट्टी में ना मिला दी तो हम भी आपके वफादार नहीं। सुरेंद्र ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। मगर ठाकुर पृथ्वी सिंह कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने गुस्से का घूंट पिया और हाथ उठाकर सबको रोका। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई हवेली नहीं जलेगी। उनका फैसला अटल था। सुरेंद्र तड़प कर बोला, पर साहब, उन्होंने हमारे होने वाले मुखिया पर हाथ डाला है और हम खामोश बैठे। मैंने कहा ना, कोई हरकत नहीं होगी। पृथ्वी सिंह की आवाज ठंडी थी। जब तक मेरा बेटा अंकित खुद होश में ना आ जाए, कोई फैसला नहीं होगा। ये लड़ाई अब उसकी है, वही उठेगा और वही अपना बदला लेगा। तुम लोग बस हवेली और अस्पताल की सुरक्षा 4 गुना बढ़ा दो। उनका कोई बंदा इधर भटकना भी नहीं चाहिए। जाओ। वक्त जैसे मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था। अस्पताल में मशीनें चल रही थी और हवेली में अंजू की मिन्नतें ऊपर वाले का दरवाजा खटखटा रही थी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। वो प्रार्थना के स्थान से हट ही नहीं रही थी। ऊपर वाले, अंजू रो रो कर विनती कर रही थी, मुझसे मेरा सहारा मत छीनना। मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। जब बचपन में माँ बाप चले गए, मैं चुप रही। जब चाची ने सारी जिंदगी मुझे डांटा, मैंने कभी उफ नहीं की। पर अब नहीं। अब मैं अंकित जी के बिना नहीं जी सकती। उन्होंने मुझे जीना सिखाया और मान दिया। क्या मैं वाकई इतनी अभागी हूँ? अगर ऐसा है तो मेरी जान ले लो, पर मेरे अंकित को कुछ ना हो। डॉक्टरों ने 48 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन इन प्रार्थनाओं के असर से अभी 36 घंटे ही बीते थे कि अस्पताल से एक ऐसा संदेश आया जिसने हवेली में फिर से जान फूंक दी।
सुबह के वक्त हवेली का बड़ा गेट खुला और सुरेंद्र गाड़ी से उतरकर सीधा आंगन की तरफ भागा। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। मुबारक हो मालकिन, बहुत बहुत मुबारक हो। वो आंगन में खड़े होकर जोर से पुकारा। राजेश्वरी देवी, जो सारी रात की जागी हुई सोफे पर टिकी बैठी थी, हड़बड़ाकर उठी। क्या हुआ सुरेंद्र, मेरा अंकित कैसा है? अंकित भैया को होश आ गया है, डॉक्टरों ने कहा है कि अब खतरा टल गया है, वे बिल्कुल ठीक है, सुरेंद्र ने खुशखबरी दी। राजेश्वरी देवी की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए और हवेली के नौकर चाकर एक दूसरे को बधाई देने लगे। राजेश्वरी देवी ने तुरंत हुक्म दिया, जल्दी करो, मेरी गाड़ी निकालो, मैं अभी अपने बेटे के पास जाऊंगी। मालकिन 1 मिनट, सुरेंद्र ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा। फिर उसकी नजरें ऊपर बालकनी में खड़ी अंजू पर पड़ी, जो ये खबर सुनते ही खंभे के सहारे टिक गई थी ताकि वो खुशी के मारे गिर न जाए। सुरेंद्र ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा ताकि सब सुन सके, बड़े ठाकुर साहब का हुक्म है कि गाड़ियां तैयार हैं। लेकिन अंकित भैया ने होश में आते ही सबसे पहले अपनी पत्नी अंजू से मिलने की इच्छा जताई है। अंकित ने इच्छा जताई थी कि अंजू को तुरंत अस्पताल लाया जाए। आंगन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजेश्वरी देवी, जो खुशी खुशी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, उनके कदम वहीं जम गए। उनके चेहरे पर हैरानी और एक अजीब सी झेप के भाव आ गए। उनका वो बेटा, जिसे वे अपनी पूरी दुनिया मानती थी, मौत के मुंह से वापस आकर सबसे पहले उस लड़की को बुला रहा था जिसे कुछ घंटे पहले उन्होंने मनहूस कहकर दुत्कारा था। ऊपर बालकनी में खड़ी अंजू के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उसे लगा जैसे उसके रुकते हुए दिल में किसी ने नई धड़कनें डाल दी हो। उसका रक्षक जाग गया था और जागते ही उसने पूरे परिवार और अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी के स्थान का ऐलान कर दिया था। अंजू की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह निकले। वो फौरन अपना दुपट्टा संभालते हुए नीचे की ओर भागी। अब उसे किसी रीति रिवाज या किसी ताने का डर नहीं था। उसका पति उसे बुला रहा था। अस्पताल के विशेष वार्ड के बाहर का माहौल, जो पिछले 48 घंटों से मातम जैसा बना हुआ था, आज वहां एक अजीब सी रौनक लौट आई थी। ठाकुर पृथ्वी सिंह के चेहरे की वो झुर्रियां, जो कल रात के दुख में और गहरी हो गई थी, आज एक जीत की मुस्कान में छिप गई थी। उनका इकलौता वारिस मौत के मुंह से सुरक्षित वापस आ गया था। ठाकुर पृथ्वी सिंह ने अपने रौबीले अंदाज में अपने खास आदमी को आवाज दी, सुरेंद्र। जी साहब। सुरेंद्र फौरन हाथ बांधकर खड़ा हो गया। आज इस अस्पताल का कोई कोना, कोई वार्ड और कोई इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका मुंह मीठा ना हो। जाओ, पूरे शहर की मिठाइयों की दुकानें खाली करवा लो। और सुनो, पृथ्वी सिंह ने अपनी जेब से रुपयों की कई मोटी गड्डियां निकालकर सुरेंद्र की तरफ बढ़ाई। ये मेरे अंकित की सलामती की खुशी में दान के पैसे हैं। अस्पताल के हर कर्मचारी, हर नर्स, हर वार्ड बॉय और हर उस गरीब के हाथ में ये पैसे रख दो जो यहाँ अपने प्यारों के इलाज के लिए परेशान है। आज मेरी खुशी का दिन है, कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो हुक्म साहब, आपका रुतबा हमेशा बना रहे। सुरेंद्र खुशी खुशी मिठाइयों और पैसों के इंतजाम के लिए दौड़ पड़ा। अस्पताल के गलियारों में दुआओं और बधाइयों का शोर मच गया था। इसी खुशी के माहौल में गलियारे के एक सिरे से अंजू दिखाई दी। उसके साथ हवेली की 2 महिला सेवक और 4 सुरक्षाकर्मी थे। अंजू का चेहरा पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे रोने और जागने की वजह से काले घेरे बन चुके थे, लेकिन आज उसकी चाल में एक अजीब सी जल्दी थी। उसका दिल सीने की पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। ठाकुर पृथ्वी सिंह की नजर जैसे ही अपनी बहू पर पड़ी, उनकी आंखों में एक नरमी आ गई। कल रात से जिस तरह इस बच्ची ने रो रो कर उनके बेटे की जिंदगी मांगी थी, उसका असर अब पृथ्वी सिंह के व्यवहार में दिख रहा था। वह खुद चलकर उसके पास आए। जाओ बेटी, पृथ्वी सिंह ने प्यार से अपना भारी हाथ अंजू के सिर पर रखा। अंदर जाओ। होश में आते ही उसने सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लिया है। वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। अंजू के होंठ कपकपाए। उसने हाँ में सिर हिलाया और लड़खड़ाते कदमों के साथ वार्ड के दरवाजे की तरफ बढ़ी।
सेवकों ने दरवाजा खोला और उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। सामने बिस्तर पर अंकित लेटा हुआ था। उसके सिर पर पट्टियां बंधी थी, माथे पर खरोच के निशान थे और बाएं हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। खून ज्यादा बह जाने के कारण उनका रंग थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उनकी वे तेज और गहरी निगाहें आज भी उसी चमक के साथ जल रही थी। जैसे ही अंजू ने उन्हें इस हालत में देखा, उसके कदम वहीं जम गए और आंखों से आंसुओं का एक नया सैलाब उमड़ पड़ा। वो मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थी। अंकित ने धीरे से सिर घुमाया और दरवाजे के पास खड़ी अपनी नन्ही सी सहमी हुई दुल्हन को देखा। उनके होठों पर एक कमजोर मगर बहुत ही प्यारी मुस्कान आ गई। वहीं दरवाजे पर खड़ी रोती रहोगी या अपने पति के पास भी आओगी? अंकित की आवाज भले ही कमजोर थी, पर उसमें बहुत खिंचाव और अपनापन था। अंजू जैसे ही होश में आई, वो तेजी से चलती हुई बिस्तर के पास आई। उसने कांपते हाथों से अंकित के दाएं हाथ को, जो बिस्तर पर पड़ा था, अपने दोनों हाथों से थाम लिया। आप अब ठीक तो है ना? अंजू की आवाज सिसकियों की वजह से टूट रही थी। मुझे तो लगा था कि मेरी मनहूसियत ने और राजेश्वरी देवी के ताने याद करके रुक गई। अंकित की आंखों में अचानक सख्ती आ गई। उन्होंने अपनी उंगली को बड़ी मुश्किल से हिलाते हुए अंजू के हाथ के पीछे फेरा। क्या कहा तुमने? किसने तुम्हें मनहूस कहा? क्या माँ जी ने कुछ कहा है? क्या चाची ने कुछ कहा है तुम्हें? अंजू ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मैं बहुत डर गई थी। मैंने ऊपर वाले से वादा किया था कि अगर वो आपको मुझसे नहीं छीनेगा तो मैं कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करूंगी। मैं आपके बिना कैसे रहती? उसके आंसू अंकित के हाथ के पीछे गिरकर उसे भिगो रहे थे। अंकित ने गहरी सांस ली। दर्द के बावजूद उन्होंने अपना हाथ खींचकर अंजू के आंसुओं से भीगे गाल पर रखा। मेरी तरफ देखो अंजू, अंकित ने प्यार भरे और धीमे स्वर में कहा। अंजू ने अपनी पलकें उठाकर उन गहरी आंखों में देखा, जिनमें इस समय सिर्फ उसके लिए अपनापन था। तुम मेरे जीवन की सबसे सुंदर प्रार्थना हो। मनहूस वो लोग हैं जिन्होंने मुझ पर पीछे से वार किया। अंकित इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, खासकर तब जब उसे जीने की इतनी सुंदर और मासूम वजह मिल गई हो। अंकित की इस बात पर अंजू के गालों पर शर्म की लाली दौड़ गई। उसने शर्माकर नजरें झुका ली। अब रोना बंद करो। अंकित ने हल्के से उसकी नाक खींची। मेरी आधी तकलीफ तो तुम्हारी इन सूजी हुई आंखों को देखकर बढ़ गई है। जरा मुस्कुराकर दिखाओ ताकि मुझे यकीन आए कि मेरी पत्नी मुझसे मिलकर खुश है। अंजू के होठों पर आंसुओं के बीच ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर गई। अंकित इस मुस्कान को देखकर जैसे अपने सारे जख्म और सारा दर्द भूल गए। अस्पताल के उस शांत कमरे में प्यार की एक ऐसी भाषा बोली जा रही थी जिसे सिर्फ वे दोनों ही समझ सकते थे। अंकित का हाथ उसके गाल पर था और अंजू ने अपना चेहरा उनकी हथेली पर टिका दिया। ये पल उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो किसी दुनियादारी या समाज के कायदों से आजाद था। वक्त गुजरता गया। अंकित की हालत में तेजी से सुधार आ गया था। उनका मजबूत शरीर और अंजू की दुआएं मिलकर दवाइयों से ज्यादा असर दिखा रही थी। पूरे 15 दिन बाद डॉक्टरों ने अंकित को घर जाने की इजाजत दे दी। हवेली में आज उत्सव जैसा माहौल था। पूरे 15 दिन बाद अंकित हवेली वापस आ रहे थे। मेन दरवाजे से लेकर आंगन तक कालीन बिछाए गए थे। हवेली के सुरक्षा कर्मियों ने बंदूकों के मुंह आसमान की तरफ कर रखे थे और जैसे ही अंकित की गाड़ी हवेली के अहाते में आई, हवाई फायरिंग की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठा। ये परंपरा के अनुसार उनके नायक की सुरक्षित वापसी का ऐलान था। आंगन में राजेश्वरी देवी बेचैनी से टहल रही थी। उनके हाथों में दान करने के लिए सामान और पैसों से भरे थाल थे। जैसे ही अंकित अपने पिता पृथ्वी सिंह के सहारे चलता हुआ अंदर आया, राजेश्वरी जी ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बेटा आ गया, मेरे कलेजे का टुकड़ा वापस आ गया। वह अंकित का माथा और उसके हाथ चूमती जा रही थी। अंकित ने भी मुस्कुराकर अपनी माँ को गले लगाया, मगर उनकी नजरें भीड़ में किसी और को ढूंढ रही थी। अंजू आंगन के एक कोने में एक खंभे की ओट में खड़ी थी। आज उसने हल्के नीले रंग का एक सुंदर सा सूट पहना हुआ था।
वो नहीं चाहती थी कि चाची के गुस्से को दोबारा बुलावा दे, इसीलिए वो जानबूझकर पीछे खड़ी रही, लेकिन अंकित की पैनी निगाहों ने उसे ढूंढ ही निकाला। अंकित ने माँ से अलग होकर अंजू की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसे अपने पास आने का इशारा किया। अंजू के होठों पर एक शर्मीली मुस्कान उभरी, लेकिन उसने नजरें झुका ली। दिन भर हवेली में लोगों का आना जाना लगा रहा। इलाके के बड़े लोग और परिवार के सदस्य अपने मुखिया का हाल चाल पूछने आते रहे। रात काफी गहरी हो चुकी थी जब अंकित हवेली के निचले हिस्से से फ्री होकर अपने कमरे में आए। उनके शरीर में अभी भी कमजोरी थी और चोटों का दर्द बाकी था। कमरे में दाखिल होते ही उसे एक बहुत सुकून महसूस हुआ। कमरे में मध्यम रोशनी थी और वातावरण में फूलों की हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। अंकित धीरे से चलकर बिस्तर पर आकर लेट गया। उन्होंने सिर घुमाकर देखा, कमरे के एक कोने में आसन बिछा हुआ था। अंजू, जिसने सफेद रंग का एक बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था, सिर झुकाए बैठी थी। रात का आखिरी पहर था और वो अपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद कह रही थी। अंकित खामोशी से लेटे उसे देखते रहे। कमरे में पूरी तरह शांति थी, सिर्फ अंजू की दबी दबी सिसकियां और उसकी धीमी प्रार्थना इस शांति को तोड़ रही थी। अंकित को महसूस हुआ कि उनके पास दौलत, ताकत और नाम तो हमेशा से था, लेकिन एक ऐसा सच्चा दिल जो रात के अंधेरे में उठकर सिर्फ उनकी लंबी उम्र के लिए रोता हो, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी। अंजू ने अपनी प्रार्थना पूरी की और देर तक हाथ जोड़कर विनती करती रही। प्रार्थना खत्म करके जब उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और मुड़ी, तो देखा कि अंकित जाग रहा था और उससे ही देख रहा था। अंकित की नजरों में छिपे उस गहरे लगाव को देखकर अंजू की धड़कनें फिर से बढ़ने लगी। क्या वो अंकित के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएगी? अंकित की गहरी निगाहें लगातार अंजू को ही देख रही थी। वो जल्दी से उठी और अपना आसन समेटकर अंकित के पास आई। आप सोए नहीं अभी तक? दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? उसने बड़ी चिंता से पूछा। अंकित ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। अंजू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। अंकित ने उसे हल्का सा खींचकर बिस्तर के किनारे अपने बिल्कुल पास बिठा लिया। दर्द तो अब मेरे करीब भी नहीं आ सकता अंजू। अंकित ने उसके हाथ को अपने होठों से लगाते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी इन प्रार्थनाओं और इन आंसुओं ने मेरे सारे दर्द धो दिए हैं। मुझे नहीं पता था कि इस कठोर दुनिया में मेरे हिस्से में इतना सच्चा और इतना प्यारा रिश्ता भी आ सकता है। अंजू की आंखें सम्मान और प्यार से भर गईं। आप ही मेरी पूरी दुनिया है। मैंने ऊपर वाले से वादा किया था कि अगर आप सुरक्षित घर आ गए तो मैं सारी रात जागकर उनका धन्यवाद करूंगी। तो फिर मेरी एक बात मानोगी? अंकित ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जी, अंजू ने धड़कते हुए दिल के साथ जवाब दिया। तुम मेरे पास मेरे कंधे पर सिर रखकर लेट जाओ। मुझे ये यकीन दिलाती रहो कि तुम मेरे पास हो, ताकि मैं सुकून से सो सकूं। बाकी प्रार्थनाएं तुम कल कर लेना। अंकित की आवाज में एक ऐसा अधिकार था जिससे मना करना असंभव था। अंजू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने खामोशी से सिर झुकाया और अंकित के पास उसके सीने के करीब अपना सिर रखकर लेट गई। अंकित ने अपना हाथ उसके चारों ओर फैला दिया और उसे अपने घेरे में ले लिया। उस रात हवेली के उस बड़े कमरे में दो ऐसे लोग थे जो प्यार, कृतज्ञता और एक दूसरे के एहसास में पूरी तरह खो चुके थे। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर कमरे के अंदर एक ऐसी गर्माहट और शांति थी जिसका कोई अंत नहीं था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी, तो अंकित की नींद खुली। उन्होंने देखा कि अंजू अभी भी उनके सीने से लगकर गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अंकित ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंकित ने धीरे से आवाज दी, कौन है? अंकित, बेटा मैं हूँ। बाहर से राजेश्वरी जी की आवाज आई। मैं तुम्हारे लिए काढ़ा और नाश्ता लाई हूँ। अंजू हड़बड़ाकर जाग गई और तुरंत अंकित से दूर होकर बैठ गई। उसका चेहरा डर और शर्म से गुलाबी हो गया था। अंकित ने उसे शांत रहने का इशारा किया और कहा, आ जाइए माँ जी। राजेश्वरी जी अंदर आए। उनके हाथ में नाश्ते की थाली थी।
उन्होंने देखा कि अंजू के बाल बिखरे हुए थे और वो अभी-अभी सोकर उठी थी। राजेश्वरी जी की आंखों में एक पल के लिए वही पुरानी कड़वाहट आई, पर अंकित के चेहरे की चमक देखकर उन्होंने खुद को संभाल लिया। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? उन्होंने अंकित के पास बैठते हुए पूछा, पर उनकी नजरें अंजू पर टिकी थी। अंजू, जाओ जाकर रसोई में देखो, साहिबों के लिए चाय बनी या नहीं। बहू बनने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियां भूल जाओ, अंकित ने बीच में टोकते हुए कहा। माँ जी, मैंने ही अंजू को देर तक रुकने को कहा था और आज से वो रसोई का काम नहीं करेगी, वो मेरा ध्यान रखेगी। अगर मेहमानों को चाय चाहिए तो नौकर मौजूद हैं। राजेश्वरी जी का चेहरा फीका पड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब अंजू सिर्फ एक अनाथ लड़की नहीं बल्कि इस हवेली के होने वाले मालिक की सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत बन चुकी है। अंजू ने नजरें झुकाकर अंकित की ओर देखा। उसकी आंखों में अपने पति के लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। उसे एहसास हुआ कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।